तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर 1 से। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग ले रहे होंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि बोर्ड्स में डायरेक्ट आए हुए हैं। तो मान के चलिए कि ये वीडियो आपके लिए पूरा होलिस्टिक होने वाला है। क्लास 12th का जितना भी चैप्टर्स है उसका मैं ऐसा वीडियो डाल रहा हूँ, आप पूरा लेक्चर वॉच कीजिए, ठीक है, और बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ का सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द नेट फ्लक्स है ना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। अब ये क्या बोल रहा है, इसको बड़े अच्छे से मैथ्स बड़ा अच्छा समझाता है। क्या बोलता है, देखिए, फ्लक्स नेट, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल है किसके, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, जिसको Q इनक्लोज्ड बाई ε0 लिख सकते हैं। यही चीज़ ऊपर लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स Q इनक्लोज्ड, ठीक है। फ्लक्स जो होता है वो किसी सरफेस से जब हम लोग देखते हैं तो नेट जब कैलकुलेट करते हैं तो आउट माइनस इन करते हैं। फ्लक्स को E.A भी लिखा जाता है, और किसी जनरल सरफेस के लिए, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा सरफेस हो, उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन से निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन का भी यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल E.DA, और यहाँ पे इंटीग्रल कैसा होता है, क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लोज सरफेस लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात कर रहा था सरफेस, ये सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन सरफेस जब ड्रॉ करते हैं तो उसका कुछ कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या है, गॉसियन सरफेस यूनिफॉर्म होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे समझिए, अगर एक प्लस चार्ज है तो गॉसियन सरफेस हम लोग स्फेरिकल बनाएंगे ताकि हर जगह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो एक सिमेट्री को फॉलो करे, ठीक है। जैसा तैसा नहीं, यहाँ पे हम लोग क्यूबॉइड नहीं ले सकते थे। सोचो अगर क्यूबॉइड लेते तो क्या होता, तो क्यूबॉइड लेते तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है ऐसे 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 ऐसे, तो जब एरिया वेक्टर बनता यहाँ पे तो ठीक बनता, लेकिन यहाँ का एरिया वेक्टर जो होता, समझ रहे, एरिया वेक्टर ऐसा होता और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता। ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लेंगे जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, जो कि सेकंड पॉइंट भी बनता है, गुड एंगल आए। एंगल बहुत अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट खुलता है तो क्या आता है, कॉस थीटा, और अच्छा एंगल क्या होगा कॉस थीटा के लिए, या तो 0 डिग्री या तो 90 डिग्री। आपको समझ आ रहा है, 70 डिग्री 80 डिग्री खराब एंगल होगा। तो हम लोग गॉसियन सरफेस ले कैसा भी सकते हैं, लेकिन हम लोग लेते कैसा है, ऐसा लेते हैं जो कि यूनिफॉर्म और सिमेट्रिक हो, जिसके चलते क्या फ़ायदा होगा, एंगल बढ़िया आएगा। बढ़िया एंगल का मतलब 0 डिग्री या तो 90 डिग्री। और सरफेस हम लोग कैसा बनाएंगे, 3D फिगर जो बनाएंगे वो नोन हो, जैसे स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, जैसे क्यूबॉइडिकल सरफेस, ठीक है, जैसे कि हम लोग सिलेंड्रिकल सरफेस बनाएंगे जिसका हम लोग को नोन हो, ठीक है, जिसका हम लोग को नोन हो, हम लोग वैसा सरफेस बनाते हैं गॉसियन सरफेस में। तो आई होप आपको ये टॉपिक, ये बात क्लियर हुआ होगा। आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे और फिर डेरिवेशंस पे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। फेमस क्वेश्चन मतलब ये सेम टू सेम, थोड़ा सा डाटा को चेंज करके एनसीईआरटी में डिटो दिया हुआ है, और ये ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, ठीक है। आप बोर्ड्स का प्रीवियस ईयर निकाल के देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो गॉस लॉ का ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर EX अल्फा x, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल दिया हुआ है, वो x के फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा, इधर से इधर बढ़ रहा है, ठीक है। ये बताना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और जैसे जैसे x में जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है। EY इज इक्वल्स टू EZ इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड y और z में जो है वो 0 है, नहीं है। अच्छा, इन विच अल्फा का वैल्यू दे दिया है 500 न्यूटन पर कूलम मीटर। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। पहला बात, हम लोग को फ्लक्स निकालना है, और दूसरा चार्ज विद इन द क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट गॉस लॉ पे बेस्ड है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। फ्लक्स हम लोग कहाँ निकालते हैं, क्लोज सरफेस पे जब देखते हैं तो एक एंट्री पॉइंट पे और एक एग्जिट पॉइंट पे। यहाँ पे मैं एंट्री पॉइंट को लेफ्ट कह रहा हूँ और एग्जिट पॉइंट को राइट कह रहा हूँ, ठीक है। अगर ये स्फेयर होता तो इसका एंट्री पॉइंट ये होता, एग्जिट पॉइंट ये होता, ठीक है। लेफ्ट वाला जब निकाल रहे तो लेफ्ट वाला क्या होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E.A, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखे अल्फ़ा एक्स, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या ले रहे होंगे, तो ये यहाँ से कितना दूर है एक्स के ओरिजिन से, सर 1 मीटर, तो x की जगह पे 1 रख रहे होंगे। लेकिन राइट वाले के लिए क्या रखेंगे, 1, और इस क्यूब का साइड भी 1 है, तो ये 1 और ये भी 1, दैट इज़ राइट वाला कितने पे होगा, 2 पे, ठीक है। तो लेफ्ट वाला के लिए x को 1 रख रहे हैं और राइट वाला के लिए x को 2 रख रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये डाटा समझ आ रहा होगा। अब डॉट प्रोडक्ट जब कर रहे हैं तो डॉट करते हैं तो कॉस आता है, ठीक है। यहाँ पे कॉस 180 क्यों आया है समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और एरिया भी वेक्टर है। यहाँ पे जो ये एरिया है इसका वेक्टर कैसा होगा, ऐसा, एरिया का वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सर अंदर की तरफ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बाहर की आउटवर्ड्स होता है ना, जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटवर्ड्स होता है, तो इस एरिया का आउटवर्ड ये था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और आपका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 180, और 180 होगा तो ये माइनस में होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा साइन के साथ हम लोग जब रख रहे हैं। तो राइट वाला का क्या कर रहे हैं, ई डॉट ए, अल्फ़ा एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है, राइट वाला 2 पे है, ए स्क्वायर बोले तो एरिया, लेकिन यहाँ पे जो डॉट खोल रहे होंगे वो क्या आ रहा होगा, कॉस 0, कॉस 0 क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का, और 0 तो 1 होता है, तो 500 × 2 1000 हो जाता है। जब हम लोग यहाँ पे मैं 2 फार्मूला लिख रहा हूँ फाई नेट का, कि फाई नेट अगर साइन के साथ लिए तो डायरेक्ट जो आया है विथ साइन आया है डायरेक्ट उसको जोड़ लीजिए, नेट आ जाएगा। नहीं तो अगर विदाउट साइन ले रहे हैं, जैसे कोई क्या करते हैं कि डायरेक्टली ई डॉट ए किए, यहाँ पे भी ई डॉट ए निकाले, यहाँ पे भी, तो उस समय पे फ्लक्स का क्या हो जाएगा विदाउट साइन में, आउट वाला माइनस इन वाला, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो दोनों तरह से वही आता है, तो आप कोई सा भी लगा लीजिए, मैं विथ साइन ही ले रहा हूँ तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो ये अपना फ्लक्स निकल गया, नेट फ्लक्स निकल गया। अब गॉस लॉ के हिसाब से सेकंड वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्या बन रहा है, चार्ज विद इन द क्यूब। तो गॉस लॉ क्या कहता था, फ्लक्स नेट क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। फ्लक्स नेट निकल गया, यस सर 500। एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है 8.85 × 10⁻⁻12 होगा। इसको जैसे इधर ले जाएंगे आपके पास क्यू इनक्लोज आ जाएगा, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका क्यू इनक्लोज आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आया होगा। चलिए तो आइए फटाफट हम लोग गॉस लॉ का भी डेरिवेशन देख लेते हैं, कि गॉस लॉ जो आया है फाई नेट इज इक्वल्स टू ई डॉट ए क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो आता है ये कैसे आता है, ठीक है। तो समझिए, लेट अस कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज Q एट सेंटर इनसाइड अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। हम लोग एक कंसिडरेशन कर रहे हैं जिसमें चार्ज जो है एक स्फेरिकल सरफेस के भीतर सेंटर पे रखा हुआ है, और अच्छा एक इस जो स्फेरिकल सरफेस का रेडियस है वो है कैपिटल R, ठीक है। ये फिगर बना हुआ है, फिगर ज़रूर बनाइएगा, है ना, फिगर आपका ज़्यादा स्पेस छेकेगा, पन्ना को आपका पन्ना बढ़ाएगा, ठीक है, तो पन्ना भरना ज़रूरी है। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के चलते क्या होगा, KQ/R², है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², KQ हर जगह पे कितना होगा, KQ/R², क्योंकि इसी के चलते हर जगह, और रेडियस सेम है, तो आपको समझ आ रहा है हर जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R²। तो क्या इस सरफेस में, इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो सारा यूनिफॉर्म होगा, यस, क्योंकि R² हर के लिए सेम होगा। हम लोग सरफेस ही ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म हो, वो सिमेट्रिक हो, ठीक है। तो वो कंडीशन के हिसाब से कि गॉस लॉ जो सरफेस हो, गॉसियन सरफेस हो, वो कैसा हो। ओके, नाउ फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया, ठीक है, छोटा छोटा एरिया से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फ्लक्स, और ऐसा छोटा छोटा एरिया को लेके सबको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा क्लोज इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो यहाँ पे फ्लक्स थ्रू स्मॉल, फ्लक्स जो आएगा स्मॉल एरिया से वो कितना आएगा, ई डॉट डी ए, ठीक है, छोटे एरिया से, लेटस समझो यहाँ से मान, इस डी ए से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा और ए भी यहाँ होगा। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता है, ए भी डी ए भी इस तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ए भी इधर। तो आप देख रहे हैं हर जगह हम लोग का एंगल ई और डी ए में कितना हो रहा है, ई और डी ए में हर जगह एंगल हम लोग का कितना होगा, 0 डिग्री। सोचो हर जगह पे एंगल कैसा होगा, ये ई का है और ए का भी डायरेक्शन इधर ही है, तो हर जगह 0 0 0 होगा, ठीक है। तो अगर हर जगह 0 0 0 होगा तो सोचो क्या डॉट प्रोडक्ट को हम लोग हटा सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने डॉट प्रोडक्ट को हटा दिया है। यहाँ पे इंटीग्रेट क्यों किया है, क्योंकि छोटा छोटा सब जगह को जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस आ जाएगा, ठीक है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको पता है कांस्टेंट था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन से हर वो चीज़, डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से, लिमिट से हर वो चीज़ फ्री होता है जो कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट था, ये बाहर निकल गया। इंटीग्रल जब डी ए का करेंगे, ऐसा डी ए छोटा छोटा डी ए जोड़ के क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। एरिया, एरिया किसका, इस सरफेस का, और इस सरफेस का एरिया क्या आएगा, सरफेस एरिया 4πr², है ना। स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। तो ई के जगह पे लिख रहे हैं KQ/r² और ए की जगह पे रख रहे हैं 4πr²। आपको दिखेगा r² खत्म, ठीक है। के जगह पे क्या लिख रहे हैं, 1/4πε0, 4π खत्म हो जाएगा। तो क्या क्या कट गया, 4πr², 4πr², सिर्फ क्या बचता, Q/ε0, ठीक है। और क्या, यही अपना गॉस लॉ है कि फ्लक्स नेट इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज बाई ε0। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ आया होगा। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं गॉस लॉ के मदद से, किसका, इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट का, ठीक है। प्लेन शीट का डेरिवेशन गॉस लॉ से बहुत बार पूछा है, ठीक है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देखिए, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक प्लेन शीट ले लेते हैं जो कि इनफाइनाइट है, जिसमें चार्ज फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। इसमें एक गॉसियन सरफेस हम लोग कंसिडर किए हैं, कैसा, सिलेंड्रिकल, ठीक है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस हम लोग स्फेयर क्यों नहीं कंसिडर किए हैं, क्योंकि वही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो एंगल है वो ख़राब आने लगता है, यहाँ पे सही आता है, और यूनिफॉर्म के कारण जो निकालना होता है, मैथ्स इसका होता है, इसका बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस लेने का तौर तरीका होता है। तो हम लोग थिन शीट में क्या गॉसियन सरफेस लेते हैं, सिलेंडर। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट 1 मार्क्स का पूछ सकता है कि थिन शीट में गॉसियन सरफेस कैसा हो, तो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल शेप का हो, ठीक है। अच्छा, इस सिलेंडर का रेडियस को हम लोग छोटा r मान के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्लेस परपेंडिकुलर टू थिन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इस पे जो चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट है तो हम लोग चार्ज डेंसिटी यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q/A, चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग सिग्मा कहते हैं, ठीक है। 3 चीज़ था, याद कीजिए, कंटिन्यूस बॉडी के लिए लैम्डा, सिग्मा और रो। लैम्डा क्या होता है, Q/L, सिग्मा क्या होता है, Q/A, और रो क्या होता है, चार्ज बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स नेट जो होगा वो क्या होगा, Q इनक्लोज बाई ε0, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एरिया से निकल रहा है, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से भी निकल रहा होगा, इधर से भी निकल रहा होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, तो दोनों का जो डॉट आएगा उसके बीच में कितना एंगल होगा, 0 का। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा और एरिया भी ऐसा होगा, तो एंगल कितना होगा, 0। तो डायरेक्ट हम लोग डॉट के जगह पे कॉस लिख के उसको 0 लिख के 1 लिख सकते थे, ठीक है, वो दिखाया नहीं मैं। ओके, यहाँ पे Q इनक्लोज जो है, Q इनक्लोज की जगह पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे ये चार्ज कितना इनक्लोज किया होगा, तो इतना ही एरिया में चार्ज आया होगा। यस, एक पतला सा शीट में जो आप एरिया इमेजिन करेंगे वो बस इतना ही एरिया का करेंगे, ठीक है। इसका एरिया को अगर हम लोग A मान के चल रहे हैं तो समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों तरफ से निकला है, लेकिन चार्ज तो सिर्फ एक एरिया में है, समझ रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एरिया से, लेकिन चार्ज सिर्फ एक एरिया में। तो चार्ज जहाँ है वहाँ पे सिर्फ क्या लिख रहे हैं, सिग्मा इंटू सिंगल ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एरिया की जगह पे 2, क्योंकि दोनों जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा। बहुत बार ये नहीं समझ आता है कि एरिया यहाँ पे 2A क्यों है, यहाँ पे A क्यों है। 2A क्या बताना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एरिया से, 2 ठो। चार्ज क्या बताना चाह रहा है, चार्ज कहाँ पे है, तो बस एक एरिया से एक एरिया को फाड़ रहे होंगे इस पे, क्योंकि थिन शीट है ना, आगे पीछे नहीं होगा, जो होगा एक ही सरफेस पे होगा। तो यहाँ पे Q की जगह पे क्या लिख रहे हैं, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर इसमें एरिया मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, जितना एरिया मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना चार्ज निकल जाएगा। तो हम लोग सिर्फ इतना एरिया को कंसिडर किए हैं, तो बस इतना एरिया के हिसाब से यहाँ पे चार्ज इनक्लोज लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए A कट रहा है, 2 नीचे आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता है, प्लेन शीट का, है ना, इनफाइनाइट थिन शीट का या कंडक्टिंग शीट का, दोनों बोले तो दोनों का ही क्या आता है, सिग्मा बाई 2ε0। तो आई होप आपको ये बात समझ आया होगा। ये तो हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस के बारे में भी। स्फेरिकल सरफेस जब कह रहे हैं हम, तो 4 ठो स्फेरिकल सरफेस हो सकता है, 4 स्फेरिकल चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या, एक स्फेरिकल, एक स्फीयर जो कि कंडक्टिंग तो है और हॉलो है, ठीक है, कंडक्टिंग है और अंदर से खाली है। कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग है और भरा हुआ है। नॉन कंडक्टिंग हॉलो, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है और अंदर से खाली है।
नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है और भरा हुआ है जैसे तरबूज, ठीक। यहाँ पे आते हैं इनसाइड और आउटसाइड। मैंने एक जनरल चीज़ लिख दिया है जो आपको डायरेक्ट याद रहे, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ सकता है। तो देखिए इनसाइड में चाहे कंडक्टिंग हॉलो हो, कंडक्टिंग सॉलिड हो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो हो, सबका जीरो होता है। अंदर में जीरो है किस किस का, कंडक्टिंग हॉलो, कंडक्टिंग सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग हॉलो का। आप समझिए हॉलो में तो अंदर में चार्ज होगा नहीं, हॉलो में तो ये दोनों का तो ज़ीरो होना ही था। ये कंडक्टिंग सॉलिड में ज़ीरो क्यों हुआ है, क्योंकि आप समझिए जो सॉलिड होता है कंडक्टिंग अगर है तो सारा चार्ज उसके सरफेस पे लाई करता है, ना कि अंदर। तो अंदर में चार्ज होगा नहीं, और चार्ज नहीं होगा तो है ना, क्यू इनक्लोज्ड अगर ज़ीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगा। लेकिन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड का चार्ज अंदर होता है, ठीक है, और उसमें जितना वॉल्यूम हम लोग कंसिडर करते जाएंगे उसके हिसाब से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड का है वो क्या है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आर पे वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा रेडियस ले रहे हैं। जितना बड़ा रेडियस लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा आएगा, क्योंकि चार्ज इनक्लोज बढ़ते जाएगा, और चार्ज इनक्लोज बढ़ेगा, है ना, चार्ज इनक्लोज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो ये आर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो इसका ग्राफ भी अगर पूछता है तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ आया हो। आउटसाइड का बात कर रहे हैं, तो आउटसाइड जब एक स्फीयर को हम लोग बाहर से देखते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी स्फीयर हो, तो वो पॉइंट चार्ज की तरह होता है, और पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सबके लिए सेम आता है, ठीक है। तो दूर से आप किसी भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हॉलो, सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, आप किसी भी स्फीयर को देखिएगा तो वो KQ/R² ही आ रहा होगा। मोस्ट आज क्या है कि इन चारों में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला है स्फीयर में वो है कंडक्टिंग सॉलिड का और कंडक्टिंग हॉलो का, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट का। तो पहले हम लोग इनसाइड का देखते हैं, फिर आउटसाइड का देखेंगे। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाया हूँ ये कंडक्टिंग सॉलिड का और ये कंडक्टिंग हॉलो का, ठीक है। इसका रेडियस हम लोग कैपिटल R मान के चल रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, ठीक है, गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, और गॉसियन सरफेस लेंगे कैसा, स्फेरिकल, ठीक है। स्फेरिकल क्यों, ताकि वही सब उसका सिमेट्री हो, एंगल्स अच्छा आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, ठीक है। तो उन सबको कंसिडर करते हुए हम लोग जो गॉसियन सरफेस लेते हैं वो कैसा लेते हैं, स्फेरिकल लेते हैं। इनसाइड के लिए जो हम लोग R लिए हैं गॉसियन सरफेस का, वो कैसा होगा, तो जो R होगा हम लोग का इस कैपिटल R से छोटा होगा, ठीक है। तो आई होप ये कंडीशन आप समझ रहे हैं कि R को, गॉसियन सरफेस का रेडियस को जब हम लोग छोटा ले रहे हैं किसके, हम लोग का जो स्फीयर है उसके रेडियस से, तो हम लोग अंदर का बात कर रहे हैं, भीतर का बात हो रहा है, ठीक है। तो तब के लिए क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि Q इनक्लोज ज़ीरो होगा बोथ केसेस में। हॉलो में तो होगा ही नहीं, और कंडक्टिंग में आप समझ रहे हैं कि कंडक्टिंग में जो चार्ज होता है सारा कहाँ लाई करता है, उसके सरफेस पे। तो Q इनक्लोज ज़ीरो हो गया। फ्लक्स नेट अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या आता है, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज तो ज़ीरो है, तो इधर वाला राइट हैंड साइड पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और अगर ये ज़ीरो है तो आप बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट भी ज़ीरो होगा। अब इन दोनों में कौन ज़ीरो हो सकता है, एरिया नहीं, एरिया तो ज़ीरो हो नहीं सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आया हो। अब आउटसाइड वाला के लिए हम जो गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहे थे रेडियस R का, उसको अब हम लोग कैपिटल R से बड़ा या तो इक्वल कह रहे हैं, ठीक है। आउटसाइड या सरफेस का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जो छोटा वाला R हम लोग गॉसियन सरफेस वाला है वो या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। फिर लॉ के हिसाब से फ्लक्स नेट इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स को हम लोग E.A लिख रहे हैं, और यहाँ पे Q इनक्लोज जो होगा, ठीक है, इसके अंदर जो चार्ज आएगा, चार्ज कितना आएगा, पूरा ही चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इसका पूरा चार्ज हम लोग कह रहे थे Q, मान रहे थे Q, तो Q इनक्लोज की जगह पे Q लिख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एरिया हम लोग किसका लेंगे, तो एरिया लेंगे गॉस सरफेस का, ठीक है। जैसा सरफेस हम लोग कंसिडर करेंगे उसका एरिया लेंगे, और उसका एरिया क्या लिख रहे होंगे, 4πr², छोटा R², ठीक है, गॉस वाला, ना कि कैपिटल R। Q/एप्सिलॉन नॉट है, 4π को इधर भेजें तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 4π एप्सिलॉन नॉट। 1/4π एप्सिलॉन नॉट को क्या हम लोग K लिख सकते हैं, यस, Q/R²। ये R² जो है ये किसका है, गॉस वाला। अगर ये R² को कैपिटल R रख दें तो कि कहाँ का निकल जाएगा, सरफेस का, है ना। इस R को अगर हम लोग कैपिटल R रख दें तो कहाँ का निकल जाएगा, सरफेस का। और सरफेस का क्या आ जाता है, KQ/R², और बाहर का क्या होगा, KQ/छोटा R²। वो R आपके बाहर का रेडियस बता रहा होगा जो गॉसियन सरफेस का होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा गॉस लॉ और गॉस लॉ पे जो डेरिवेशन था, गॉस लॉ का जो डेरिवेशन था, ये सब समझ आया होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो हम लोग क्लियर किए। अब सेकेंड वाले पे आता है।
तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, तो इस शब्द में ही पूरा डेफिनेशन छुपा हुआ है। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब पोलैरिटी, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम जो कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से बना हुआ होगा और उसमें कुछ डिस्टेंस का सेपरेशन होगा, क्योंकि इक्वल और अपोजिट है तो आपको पता है सामने रखेंगे तो फट से चिपक जा रहा होगा। तो कुछ डिस्टेंस में जब रखते हैं तो एक यूनिक सा सिस्टम बनता है जिसको हम लोग डाइपोल कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको डाइपोल का डेफिनेशन समझ आया होगा। डाइपोल को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और P जो आता है वो चार्ज, दोनों में से कोई सा भी चार्ज ले सकते हैं, प्लस माइनस, और डिस्टेंस बिटवीन देम, ज़्यादातर हम लोग प्लस लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ मानते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। जस्ट ये कंसिडरेशन है नेगेटिव से पॉजिटिव लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कहाँ से कहाँ माने हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का बहुत ज़्यादा रिलेशंस है, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेट करने के लिए P का जो हम लोग डायरेक्शन लेते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आया होगा। जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो P का डायरेक्शन इधर से इधर है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो P का डायरेक्शन इधर से इधर है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को फाइंड करना है और ये सिस्टम्स का पूछता है। इक्वेटोरियल और एक्सियल का तो बहुत बार पूछा है, ठीक है। जनरल का आप लोग याद रखिएगा कितना होता है। तो इक्वेटोरियल का पहले देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 2kp/r³, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये जो होना चाहिए था उल्टा हो गया, ये होता है 2kp/r³ और इक्वेटोरियल वाला होता है -kp/r³। नो, दिस इज़ करेक्ट, ठीक है। माइनस जो साइन होता है याद रखिएगा, वेक्टर में माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। तो यहाँ पे सिर्फ ये डायरेक्शन बताना चाह रहा है। तो इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है kp/r³ आता है, एक्सियल में 2kp/r³ और जनरल में kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। आप यहाँ पे थीटा को जब 0 डिग्री रखिएगा तो आप एक्सियल पे पहुँच जाइएगा, है ना। 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और 1 + 3 4, रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा, आप यहाँ पहुँच जाइएगा। जब 90 रखिएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा और kp/r³ आप यहाँ पहुँच जाइएगा, ठीक है। माइनस साइन याद रखिएगा। व्हाट डज माइनस इंडिकेट्स, तो दिस इंडिकेट्स दैट P एंड E आर अपोजिट टू ईच अदर ऑन इक्वेटोरियल, ठीक है। इक्वेटोरियल में जब किसी डाइपोल को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाता है उसका उल्टा आता है, ठीक है। बढ़ते हैं इन दोनों का डेरिवेशन के साथ। तो देखते हैं डाइपोल का एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। तो कुछ कंसिडरेशन है ना, कुछ लिखावटें तो चाहिए, है ना। यूं ही कोई डेरिवेशन अच्छा नहीं होता, लिखावटें चाहिए होती हैं। तो कुछ है ना कंसिडरेशन, हम लोग को कुछ राइटिंग्स लिखना पड़ेगा। कंसिडर अ डाइपोल ऑफ +q - q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, ठीक है। +q - q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। लेट अस डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम, इस सिस्टम के कारण एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, जो भी हम लोग दूरी जहाँ से भी लेंगे वो उसके सेंटर से ही लेंगे, क्योंकि इससे सिर्फ नहीं ले सकते हैं या इससे सिर्फ नहीं ले सकते हैं। r के लेने से हम लोग का मैथ्स थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम लोग इससे लें या इससे लें, उससे बढ़िया हम लोग बीच से ले लिए, ठीक है। जो r का दूरी होता है वो कहाँ से लेते हैं, बीच से। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। मान के चलिए इस पॉइंट को हम कह रहे हैं m पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, EM। तो EM पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके चलते भी आएगा, इसके चलते भी आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखे हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कोई महसूस करता है, जो महसूस करता है वो टेस्ट चार्ज होता है, जो महसूस करवाता है वो सोर्स चार्ज होता है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो इस पॉजिटिव वाले को ये उधर धकेल रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव को उधर धकेलेगा, नेगेटिव वाला उसको खींच रहा होगा। आपको समझ आ रहा है, इसके ये क्लोज है तो पॉजिटिव का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, नेगेटिव का कम इन्फ्लुएंस होगा। तो इसलिए इसको मैं बड़ा दिखा रहा हूँ, इसको छोटा दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बड़ा और छोटा दिखाने का एक कारण है, ओके। अब इसको हम पॉजिटिव लेते हैं और इधर वाला को नेगेटिव, तो ई नेट क्या आएगा, पॉजिटिव माइनस ऑफ नेगेटिव वाला, ठीक है। तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इसके चलते तो KQ/R, R देखिए ये वाला होगा, जो डिस्टेंस होगा ये होगा। आप बताओ, ये पूरा 2a है, ठीक है, ये A है, ये A है और ये पूरा R है, तो ये कितना होगा सर, ये पूरा R, ये A, तो क्या ये R - A होगा। फिर से समझिएगा, ये पूरा R, ये पूरा A, तो क्या ये जो होगा, ठीक है, दिस वन वुड बी R - A, करेक्ट। तो यहाँ पे प्लस वाला का क्या लिख रहे हैं, KQ/R - A का होल स्क्वायर माइनस E नेगेटिव वाले का कितना होगा, तो इसका दूरी कितना है 2a प्लस ये, ठीक है। ये जो दूरी होगा, ये दूरी कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ दूरी है R
और ये वाला है a, तो क्या ये जो पूरा दूरी होगा r प्लस a होगा? यस, तो r प्लस a का होल स्क्वायर ले लिया। के क्यू कॉमन था, के क्यू बाहर आ गया, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये इधर गया, एलसीएम लिए, ठीक है, तो ये इधर चढ़ा, ये इधर चढ़ा। आपको दिख रहा है इन दोनों को इनटू हम लोग कर देंगे, ठीक है, ये दोनों जैसे इनटू होगा तो आपको समझ आएगा a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आ गया, लेकिन पहले से एक स्क्वायर था तो इस स्क्वायर को हम लोग भूलेंगे नहीं, इस स्क्वायर को लिखना पड़ेगा। इसको जब खोलते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको दिखेगा ये दोनों नेगेटिव खुलेगा और यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये कट ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना दे रहा होगा तो 2ra और 2 इधर भी ar, ठीक है, दोनों मिलके क्या बना ले रहा होगा? 4ar, और के क्यू बाहर में था, ठीक है। यहाँ से आपको पता है p क्या होता था? q इंटू 2a, ठीक है, p क्या होता था? q इंटू 2a, तो q यहाँ पे है, यहाँ से 2a अगर हम निकालें तो देखो 4a को क्या लिख सकते हैं? 2a इंटू 2, q इंटू 2a क्या हो जाएगा? p, ठीक है। 2 और r बचा हुआ है, 2 और r यहाँ पे आ गया। अच्छा, एक केस हम लोग ले रहे हैं, ये केस लिया जाता है, ठीक है, ये केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर डाइपोल्स के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो बहुत छोटा होता है, 2a या a जो होता है बहुत छोटा होता है। तो जब r बाहर वाला जो दूरी है वो a से बहुत बड़ा हो, व्हेन r इज़ मच मच ग्रेटर देन a, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ये जो जुड़ा है या माइनस हुआ है इसको हम लोग a को इग्नोर कर सकते हैं। समझिए कि अगर 1 करोड़ रुपए है उसमें 1 2 को जोड़ रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो क्या हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं? बहुत छोटा क्वांटिटी को जब बहुत बड़ी क्वांटिटी से जोड़ते या घटाते हैं, ठीक है, तो हम लोग उस समय पे उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इग्नोर कर दिए a को, ठीक है। a जैसे इग्नोर होगा तो क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर जो कि r का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये टर्म समझ आ रहा होगा कि इसको हम लोग ऐसा कैसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग r को मच मच ग्रेटर देन a ले रहे हैं और जब बहुत बड़े क्वांटिटी में छोटा क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये r टू द पावर 4 है और ऊपर में r था, r कटा, नीचे r क्यूब आ जाएगा, 2kp बाई आर क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन का। चलिए देखते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल जब कह रहे हैं का मतलब परपेंडिकुलर में, तो ये अपना डाइपोल रहा जो कि -q और +q से बना हुआ है। -q से माइनस से प्लस की तरफ आपको पता है p का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ओके, तो डायरेक्शन के बारे में आप क्लियर रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस से निकलता है माइनस की तरफ जाता है और डाइपोल का माइनस से निकलता है प्लस की तरफ जाता है, ठीक है। हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन जब ले रहे हैं तो इन दोनों के परपेंडिकुलर में, ठीक है, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर में इस तरफ या तो नीचे में, ऊपर या तो नीचे में, हम लोग ऊपर कंसिडर किए। इस प्लस के चलते यहाँ पे जो चार्ज टेस्ट चार्ज होता इसको कैसा लग रहा होता? सर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को धकेलेगा, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसके चलते यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग m मान के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस नेगेटिव के चलते क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बात। अब ये जो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और ये जो एंगल है, ये दोनों थीटा मैं कैसे लिख दिया हूँ देखिए। ये जो एंगल था ये थीटा था, अब ये थीटा है तो आपको समझ आ रहा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। ओके, दूसरा वाला देखिएगा, जो थीटा ये है वो थीटा ऊपर वाला बन गया है। कैसे? तो इस तरह का एक लाइन समझिए, ये जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, ये दोनों किस से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो कि ये दोनों जब थीटा है, क्योंकि आप समझो ये वाला साइज़ और ये वाला साइज़ बड़ा हो सेम होगा, जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल एकदम बीचों बीच मान रहे हैं परपेंडिकुलर पे, ठीक है। और इसका डिस्टेंस हम लोग 2a मान के चल रहे हैं, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, और यहाँ पे ये जो साइड आता, ये दोनों साइड सेम होता, मतलब ये कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा फॉर्म हो रहा होता, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल R कह रहे हैं, तो ये भी कैपिटल R है, तो दोनों का एंगल सेम होगा। ये दोनों थीटा था जिसके चलते ये थीटा आया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ये ऑल्टरनेट एंगल से थीटा आया, ठीक है। अब देखिए ई प्लस वाला जो है थीटा के अलॉन्ग जब टूटेगा तो कॉस थीटा, और ऊपर जब जाएगा तो
ठीक है, इस तरफ कॉस थीटा और इस तरफ साइन थीटा। सेम नीचे वाला का, नीचे वाला जो है, नीचे वाला दो पार्ट में टूटेगा, इस तरफ थीटा जहाँ रहता है उस तरफ कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा। तो साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। नेट कौन बचेगा? ई कॉस थीटा। तो ई नेट क्या आ रहा होगा? 2 ई कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसी का कंसिडरेशन लिखा हुआ है। क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। लेट अस कंसिडर अ डाइपोल ऑफ 2a लेंथ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी कैलकुलेटेड एट पॉइंट एम पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विच इज़ ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, डाइपोल के रिस्पेक्ट में वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज आर। ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को एम वाला जो डिस्टेंस है, सेंटर से हम लोग आर माने हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा सेंटर से ही मान रहे हैं, याद रखिएगा। डाइपोल का हम लोग सेंटर से मानते हैं, ना ही इधर से ना ही इधर से, हम लोग सेंटर से देख रहे होते हैं। ये आर है। अब बताओ, अगर ये छोटा आर है और ये आपको पता है 2a है, तो ये ए होगा, ये ए, ये आर, तो ये कितना निकलेगा? इसको जो कैपिटल आर मैं लिख रहा हूँ, ये कैपिटल आर कितना आ रहा होगा? तो पाइथागोरस लगा के ये कितना लिख रहे हैं? √A² प्लस छोटा आर स्क्वायर। ई नेट आया कितना? 2e का कॉस थीटा। ई के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, ई क्या होगा? KQ/R²। ठीक है, इसके चलते KQ/R², इसके चलते भी KQ/R²। ये डिस्टेंस सेम है। ठीक है, और Q जो है, ठीक है, Q और Q जो है, यहाँ पे इसको ये Q लिख रहा हूँ। ठीक है, ये Q हर जगह छोटा वाला Q है। ठीक है, बात वही आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। देखिए, तो यहाँ पे 2KQ/R² कॉस थीटा भी था, और कॉस थीटा होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर इस ट्रायंगल का मैं बात करूँ, ये थीटा है, ये 90 है, ये हाइपोटेनस होगा और ये बेस होगा। ये कितना है? A, और ये कितना है? R। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? A/R। 2KQA, यहाँ पे R² और R³ हो जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, 2KQA जो है, क्या Q और 2 को मैं अंदर लेके आऊँ, 2A हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिख रहे हैं Q × 2A। Q × 2A क्या होता है? P। Q × 2A क्या होता था? P बोले तो डाइपोल है ना। डाइपोल क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। P आ गया। R³ को क्या लिख रहे हैं? तो R यहाँ से क्या आया था? √A² प्लस R²। का 3 टाइम्स पावर जो आ गया है 3 आया। अब रूट को हटाएंगे तो आपको पता है √x को अपन क्या लिखेंगे? x के पावर में 1/2। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर √A² प्लस R² है, इसको क्या लिख रहे होंगे? A² प्लस R² का 1/2 और 3 उधर है, तो क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है, 1/2 जो होगा 3 ऊपर में आ गया होगा, तो दिस विल बिकम 3/2। ठीक है, Q × 2A क्या हो गया होगा? P। तो सबको मिला के क्या बन रहा होगा? KQ, ठीक है, KP/A² प्लस R² का 3/2। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे, मतलब मैग्नीट्यूड में बात कर रहे थे, तो सब पॉजिटिव दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वेक्टर का साइन लेके आ गए, आपको पता है वेक्टर में हो क्या रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट डायरेक्शन आया है वो किस तरफ आया है? इस तरफ आया है ना। नेट डायरेक्शन ई कॉस थीटा किधर आया है? 2e cos थीटा इस तरफ। लेकिन डाइपोल का डायरेक्शन आपको पता है माइनस से प्लस की ओर होता है। तो ये डाइपोल, मेरा थंब डाइपोल का डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये जो मार्कर है वो किसका डायरेक्शन दिखा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है? 180 डिग्री पे है। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या बताना चाह रहा है कि सर जो दोनों वेक्टर हैं एक दूसरे के अपोजिट में है। ठीक है, माइनस क्या बताता है वेक्टर में? अपोजिटनेस को। अब केस यहाँ पे देखिएगा, जब r आपका बहुत बड़ा होगा a से, r इज़ मच ग्रेटर देन a, जब r जो है a से बहुत बड़ा है, ठीक है, तो a से बहुत बड़ा होगा तो a को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं r के प्रेजेंस में। तो a अगर चला गया तो क्या सिर्फ बचता R² 3/2, R² ख़त्म, सिर्फ R³ बच जाता। ठीक है, और माइनस का साइन है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो KP/R³, और अगर वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे तो -KP वेक्टर बाई R³। तो देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन टॉर्क का। टॉर्क ऑन डाइपोल, जब डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म का बात नहीं कर रहे। तो जब किसी डाइपोल को हम लोग रखते हैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर टॉर्क कितना लगता है? टॉर्क आपको पता है टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल फोर्स। ठीक है, रोटेशनल फोर्स कितना होता है? और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F/R परपेंडिकुलर या F परपेंडिकुलर R। ठीक है, या R क्रॉस F। ठीक है, ये सब बात है, मतलब R को हम लोग को परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा या तो फोर्स को परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग डाइपोल रखे हैं। इस समय इस पे अगर फोर्स का बात करें, यहाँ से पॉजिटिव लाइंस निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हम लोग ले रहे हैं, यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह सेम है। तो फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, QE। ठीक है, इस तरफ देखिएगा, अभी ये वाला इस ओरिएंटेशन पे ध्यान मत दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिए। इस प्लस वाला को फोर्स इधर की तरफ ढकेल रहा होगा और इस माइनस वाला को इधर की तरफ खींच रहा होगा। तो आपको दिख रहा है ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का, सब सेम होगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब फोर्स का अगर बात करें तो F नेट क्या होगा, 0, मतलब नेट फोर्स कोई नहीं होता है। ठीक है, इस तरफ भी अगर कर दें, इस ओरिएंटेशन में आप देखिएगा, फोर्स इधर की ओर लगेगा और इस पे फोर्स इधर की ओर लगेगा। ठीक है, अगर हम लोग FBD बनाते तो देखते क्या, ये दोनों फिर कैंसिल हो रहा है। तो फोर्स हर केस में नेट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, ऑलवेज जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑलवेज फोर्स 0 होगा। बट टॉर्क के बारे में क्या ख्याल है, सोचो, यहाँ पे जब था तब तो इस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा, बट व्हाट इफ जब ऐसा है तो क्या होगा। तो इसका यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इस पर फोर्स ऐसे लगाएगा। ठीक है, और ये माइनस वाला जो है इस पर फोर्स कुछ ऐसे लग रहा होगा, जिसके चलते ये घूमना चाह रहा होगा, जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये पाइवोटेड पॉइंट की तरह काम करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फोर्स इधर से ऐसा लगेगा और ये नेगेटिव वाला पार्ट है तो पॉजिटिव अपने तरफ फोर्स टान रहा होगा तो कुछ ऐसे लगेगा, तो ये इस तरह से घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि टॉर्क कितना आता है। तो टॉर्क होता है FR परपेंडिकुलर या तो F परपेंडिकुलर R, हम लोग इसको लेके बना रहे हैं। तो फोर्स कितना होगा, Q इंटू E, वेयर E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड और Q जो है ये चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे R परपेंडिकुलर कितना होगा, तो सोचिए ये A होता है, ये पूरा 2A होता है, सॉरी ये पूरा 2A होता है, तो ये पूरा A होगा, है ना। तो ये भी A होगा और ये भी A होगा, समझ रहे, ये पूरा 2A है। ठीक है, तो ये भी पूरा 2A होगा, ये A है तो ये भी A होगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, R परपेंडिकुलर, तो ये A है। ठीक है, ये वाला A है अपना, दिस वॉज A। तो A का अगर दो कंपोनेंट जोड़े, ये थीटा, अगर थीटा एंगल से ओरिएंटेड है तो A का दो कंपोनेंट क्या टूटेगा, A का इस तरफ टूटेगा कॉस थीटा और इस तरफ टूटेगा साइन थीटा। तो फोर्स इस तरफ है, समझिएगा, फोर्स का लाइन ये है, तो R कौन सा हम लोग लेंगे, ये वाला जो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो सर परपेंडिकुलर वाला। तो R परपेंडिकुलर के जगह पे क्या लिख रहे हैं, A का साइन थीटा, और F के जगह पे क्या लिख रहे हैं, QE। ठीक है, तो टॉर्क आई होप आपको समझ आया होगा, यहाँ पे टॉर्क कितना आएगा, QE A साइन थीटा। हियर द टू टॉर्क टेंड्स टू रोटेट्स द डाइपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टू टॉर्क कहाँ है, एक यहाँ पे जो इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है और एक यहाँ पे जो इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, दोनों कैसा घुमाना चाह रहा है इसको, क्लॉकवाइज। तो नेट जो होगा दोनों का ऐड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ टॉर्क आ गया। ठीक है, और टॉर्क कितना है, QE A साइन थीटा, QE A साइन थीटा। देखो Q को 2 को A को साथ में लिख लिए ताकि उसको P कह सकें, डाइपोल है ना। P क्या होता था, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ओके, तो Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम को P कह रहे हैं। E साइन थीटा, आपको पता है अगर ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और साइन थीटा है, A क्रॉस B क्या होता था, A B का साइन थीटा, करेक्ट, A B का साइन थीटा। तो इसको अगर साइन थीटा को हटाएं तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो थीटा है, थीटा किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन P एंड E, P और E के बीच का एंगल है। अब P और E का बीच के एंगल से टॉर्क दो तरह का इक्विलिब्रियम हम लोग को दे सकता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब क्या है समझिएगा, अगर इसको मैं कह दूँ पॉजिटिव, ये मुंह वाला पार्ट को, और इस पूँछ वाले पार्ट को नेगेटिव कह दूँ, ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नियत फितरत आप समझे तो करना क्या चाहता है, वो इसको ऐसे कर देना चाहता है। ठीक है, ऐसे कर देना चाहता है, ये ऐसे 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 तो होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये शांत होकर के ऐसे रह जाएगा। ठीक है, इस समय पे क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होगा किसका, P का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा ही। तो P और E का जब डायरेक्शन सेम है, मतलब थीटा कितना हो, 0 डिग्री, तो हम उसको कह रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। समझिए एक
राउंड सा कोई व्हील है और हमको बॉल रखना है ऊपर और नीचे, कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा? सर नीचे में ज़्यादा स्टेबल होगा, ये यहाँ घूम के फिर यहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर थोड़ा भी डिस्प्लेस हुआ तो पूरा नीचे आ जाएगा। तो उसी तरह से आप समझिए इसको, जब हम लोग ये पॉजिटिव को और नेगेटिव को ऐसे रखें, थोड़ा सा ऐसे किए तो फिर ये ऐसे आ गया, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे किए ये इधर आना चाह रहा है। लेकिन जब हम लोग इसको उल्टा रख देते हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव इस तरफ और नेगेटिव इस तरफ, और थोड़ा सा भी इसको ऊपर करेंगे, पॉजिटिव पार्ट अगर ऊपर आ गया, इसको पॉजिटिव कह रहे हैं, इसको नेगेटिव कह रहे हैं, ठीक है, ये जैसे ही थोड़ा सा भी ऊपर आएगा, आपको समझ आ रहा, फोर्स इसको लात मार के फिर ऐसे कर देगा। मतलब जब P और E का डायरेक्शन सेम होता है, थीटा 0 डिग्री होता है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे कि यहाँ पे ये यहीं पे रहना चाहता है, ठीक है, मतलब ये स्टेबल है, और यहाँ पे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे था, ठीक है। तो अनस्टेबल कब होता है? जब 180 डिग्री हो, मतलब E का डायरेक्शन ऐसे है और P का डायरेक्शन ऐसे हो, मतलब ये जो डाइपोल है इस तरफ मुड़ गया है, ठीक है, इस तरफ अगर मुड़ गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आपको पता है डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो जब दोनों का डायरेक्शन E का और P का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो, 180 हो, तो उस समय जो इक्विलिब्रियम होगा उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा टॉर्क क्या आता है, P क्रॉस E। और इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, स्टेबल और अनस्टेबल। जब P और E का डायरेक्शन सेम हो तो स्टेबल, दैट इज 0 डिग्री पे, और अनस्टेबल जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव मानते हैं, और डाइपोल का डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कूलम्स लॉ को। कूलम्स लॉ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। जो चार्जेस के बारे में हम लोग समझते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, उस चार्जेस में जो फोर्स लग रहा होता है उसको पूरा अच्छा से ये बताता है, ठीक है, कि वो चार्ज अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, कितना होगा, एग्जैक्टली ये लॉ बता के देता है। इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन वो अट्रैक्टिव हो सकता है या तो रिपल्सिव हो सकता है। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में जो प्रोडक्ट होगा वो फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के नहीं, है ना, अलग अलग चार्ज के नहीं, चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा दिस थिंग, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। वो दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगा, लेट्स से r, तो इस r के इन्वर्स के स्क्वायर, ठीक है, r के इन्वर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये बात, r का इन्वर्स का स्क्वायर, इन दोनों को जब मिला रहे हैं तो क्या आएगा, f प्रोपोर्शनल टू q1 q2 प्रोडक्ट बाई इन्वर्स r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम लोग का एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हम लोग कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और k का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सारा का वैल्यू अगर रख दे, 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 रखते हैं तो क्या आता है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो k का क्या हो जाता है, फोर्स को लिखते न्यूटन, r का होता मीटर स्क्वायर, और ये दोनों नीचे जाता तो वो कूलम स्क्वायर होता है, पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ रहा होगा। और एप्सिलॉन नॉट को कहा क्या जाता है, तो एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, कि दो चार्ज जब फ्री स्पेस में है तो वो लोग कितना परमिट है, उन लोगों को कितना परमिशन मिला हुआ है फोर्स लगाने का। किसी और मीडियम में जाते हैं तो उनका परमिशन घट सकता है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स फिर इधर उधर ज़्यादा हो जाएंगे, फोर्स घट जाता है। तो एयर में सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है, बाकी मीडियम्स वगैरह में कम हो जाता है। मीडियम में अगर अभी हम लोग बात कर रहे होंगे, मीडियम में क्या होता है, एयर से k टाइम्स कम हो जाता है। यहाँ पे ये जो k है, ठीक है, ये k और इस k में फ़र्क है, इसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा बात कर रहे थे इस पर, F = k/1 q2/r²। ये हवा का जब बात होगा तो k क्या खुल रहा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। जब हवा का बात हो रहा है, फ्री स्पेस का बात हो रहा है, वैक्यूम का बात हो रहा है, तब का ये कहानी। लेकिन किसी मीडियम में ये एप्सिलॉन नॉट नहीं रह जाएगा, मीडियम हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, 8.85 इंटू 10⁻12। क्या एप्सिलॉन मीडियम, हर एक मीडियम का अपना अपना होगा, तो यस।
तो हर एक मीडियम का हम लोग याद नहीं करते हैं, हम लोग हवा का याद कर लिए हैं और बाकी सबका कंपेयर करते हैं। तो यहीं से आता है रिलेटिव परमिटिविटी, जो क्या होता है एप्सिलॉन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो किसी भी मीडियम का जो एप्सिलॉन हो जाएगा, परमिटिविटी हो जाएगा, मीडियम का क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ER इंटू E0। ER को ही K लिखा जाता है, K बोले तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, K को हम क्या कह रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब सोचो EM को क्या हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं, K एप्सिलॉन नॉट से? यस। तो देखिए F मीडियम क्या आ जाता है, F मीडियम क्या आ जाता है 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट। इस EM को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं K एप्सिलॉन नॉट से, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो एयर वाला बात है नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो पूरा टर्म है, ठीक है, ये जो पूरा टर्म है, मैं सही से लिखूँ क्या है यहाँ पे बच रहा है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और एक K बच रहा है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। यहाँ तक क्या है एयर वाला बात। तो देखो मीडियम का जो फोर्स आता है वो क्या आता है, एयर बाई K, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि एयर में सबसे ज़्यादा होता है मैक्सिमम, और किसी भी मीडियम में कम ही होता है, ये बात श्योर है। एयर का हमेशा ज़्यादा होगा और मीडियम का हमेशा क्या आएगा, F एयर बाई K, वेयर K इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको ER से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या है EM बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आप याद रखिए, बाकी सब मीडियम का हम लोग को याद रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कंपेयर करते हैं और कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए को कहा रहा है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रहा होगा। किसी मीडियम में एयर से K टाइम्स कम हो जाता है। K जो होता है डिफरेंट चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। जैसे वाटर के लिए 81 होता है, ठीक है, डायरेक्ट कुछ वैल्यू याद रखिए, वाटर के लिए 81 है। कंडक्टर्स के लिए इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है और इंसुलेटर्स के लिए इसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा बात समझ आया होगा कूलम्स लॉ पे। इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं, ठीक है, वेक्टर प्रूफ इसका देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। तो देखिए देखते हैं हम लोग कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जब कह रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब डायरेक्शन के साथ, ठीक है। वेक्टर का एनालॉगी किसके साथ होता है, डायरेक्शन के साथ। वेक्टर है तो डायरेक्शन होना चाहिए, ओके। यहाँ पे F हमको पता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है इसका, ठीक है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए हमको पता है इसके पास एक आर कैप भी होना चाहिए। आर कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, ठीक है। तो F को जब वेक्टर साइन के साथ हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको डायरेक्शन का भी इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी होगा। देखिए यहाँ पे कंसिडरेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज टू चार्जेस Q1 एंड Q2 पॉजिटिव इन नेचर हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो R1 और R2 पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से जो दूरी होगा Q1 और Q2 का वो R1 और R2 होगा, जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। R1 और ये R2, ये हम लोग जो फोर्स निकालना चाह रहे हैं, हम लोग फोर्स कौन सा निकालना चाह रहे हैं, लेट अस डिस्कस F12। अच्छा यहाँ पे एक बात समझिएगा, F12 और F21 कह रहे हैं का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और इसका मतलब है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। मतलब Q1 पे अगर ये फोर्स लगा रहा है मान के चलिए 50 न्यूटन, तो Q2 भी इस पे कितना लगा रहा होगा, 50 न्यूटन ही। क्यों, क्योंकि फोर्स न्यूटन का थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा होगा कि ये अगर इस पे 50 न्यूटन लगाया है तो ये भी इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। और चूंकि दोनों का नेचर हम लोग पॉजिटिव लिए हैं तो रिपल्सिव फोर्स इन दोनों पे लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये R1 था, ये R2 था, हम लोग निकालना क्या चाह रहे हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 1 पे 2 के चलते, तो आपको पता है ये इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसा लगा रहा होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। इसको हम कैसे दिखा रहे हैं, R, ठीक है, पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। 2 कैसा देख रहा होगा 1 को, तो इसको कैसा लिख रहे हैं, R12। अब ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या होगा, दिस प्लस दिस जो होगा इस रिजल्टेंट के बराबर होगा, मतलब R2 प्लस R12 इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर, ठीक है। यहाँ से R12 कितना आ जा रहा है, R1 माइनस R2। R12 का अगर कैप निकालें, कैप कैसे निकाल रहे होंगे, आपको पता है एक वेक्टर कैसे बनता है, तो वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड
और उसके कैप से बनता है। तो अगर हमको सिर्फ कैप निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर दें तो मुझे क्या मिल जा रहा होगा, कैप। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है R12 उसको हम लोग किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो ये आर कैप निकल जाएगा। आते हैं अब इस पे F12, फोर्स 12 कैसे लिख रहे होंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के क्यू इन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे R12 क्या लिखना चाह रहे हैं कि जो हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं वो 2 से 1 की ओर ले रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये लिखे हैं, और ये डायरेक्शन आ गया यूनिट कैप। यहाँ 1 2 था तो डायरेक्शन भी 1 का 2 के हिसाब से लिखे। ठीक है, यहाँ पे कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। F12 की जगह पे यहाँ पे R21 जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। इसका स्क्वायर था और ये सिंगल टाइम्स था, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब। सेम वैल्यू आ रहा होगा F21 का, बस यहाँ पे जो 1 2 है हर जगह 2 1 2 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो आपको समझ आ रहा है F12 और F21 होगा तो सेम बट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब 2 अगर 1 को ऐसे धकेल रहा होगा तो 1 2 को इस तरफ धकेल रहा होगा। तो आई होप आपको वेक्टर फॉर्म समझ आया होगा। वेक्टर फॉर्म में मेन क्या है, ये बात लिखना। ठीक है, यूनिट वेक्टर लिखना, क्योंकि यूनिट वेक्टर जैसे लिखिएगा यहाँ पे चिपकाइएगा, आपका ये वेक्टर फॉर्म तैयार हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको कह लो या तो आप इसको कह लो। अगर यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कह रहे हैं तो ये, और वेक्टर के टर्म्स में कह रहे हैं तो ये। समझ रहे हैं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर का टर्म है और यहाँ पे बाकायदा वेक्टर का टर्म है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वेक्टर फॉर्म कूलम लॉ का समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं कूलम्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। क्या बोल रहा है, 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स है ना, सेम मेटेलिक स्फीयर A और B है, जो कि रखा गया है कुछ डिस्टेंस पे हवा में। जो फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, F। मान लेते हैं ये A है, मान लेते हैं ये B है, इस पर चार्ज Q है, इस पर चार्ज Q है, कुछ डिस्टेंस लेट से R पे। फोर्स कितना लग रहा होगा, K Q1 Q2, Q है तो दोनों सेम है तो Q स्क्वायर बाई R। ठीक है, ये फोर्स लग रहा होगा और फोर्स को वो F ही कह रहा है। ठीक है, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर C, एक अनचार्ज स्फीयर C, मान लीजिए ये अनचार्ज स्फीयर C है, इसको लाया गया और फर्स्ट A से कांटेक्ट किया गया। ठीक है, आपको पता है अनचार्ज है लेकिन आइडेंटिकल है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एकदम इक्वल। ठीक है, तो C पे A और C जब टच हुआ होगा तो क्या हो गया होगा, ये भी Q/2 और ये भी Q/2 फर्स्ट। देन विथ B, फिर C जो है वो B के साथ कांटेक्ट में है, तो B पे कितना चार्ज था Q, और इस पे C पे कितना है Q/2। तो आफ्टर जब ये लोग सटा होगा, ठीक है, ये लोग जब सट गया होगा, ठीक है, A और C को अभी मैं दूर रख रहा हूँ, इस पे कितना आया है Q/2। ये दोनों जब टच होगा तो B और C पे जो चार्ज बटेगा वो कितना आ जाएगा, तो देखो ये सिस्टम का चार्ज कितना हो जाएगा, 2 + 1 3/2Q। तो आधा आधा जब बांटेंगे तो इस पे 3/4Q और इस पे भी 3/4Q। अब बोल रहा है फाइनली प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B स्फीयर। तो जो C है उसको पहले इससे टच किया गया, आधा आधा बढ़ गया, फिर B से टच किया गया, सिस्टम का 3/2 आया, आधा आधा बढ़ गया तो 3/4 हो गया, और फिर कहाँ पे रख दिया गया, A और B के बीच में। तो A और B, अब सीन थोड़ा अलग होगा, क्या ये Q/2 है, ये 3/4Q है। C कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे C होगा अपना, यहाँ कहीं पे, जिसको कह रहे हैं C पे भी कितना आ गया है 3/4Q। यहाँ पे C मिड पॉइंट पे है, मतलब ये पूरा R था अगर, तो ये R/2 होगा और ये भी R/2 होगा। फोर्स ड्यू टू A ऑन C कितना होगा, देखो, या फोर्स ऑन C ड्यू टू A निकाल रहे हैं और फोर्स ऑन C ड्यू टू B भी निकालते हैं। A के द्वारा कितना फोर्स होगा, तो देखिए K Q1 Q1 की जगह पे लिख रहे हैं ये वाला, और Q2 की जगह पे लिख रहे हैं C पे जो चार्ज है, बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, R/2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, देखो K 3 को बाहर निकाल ले रहे हैं, 4 2 8 और Q स्क्वायर, और नीचे में क्या आ रहा है R²/4। 4 ऊपर अगर आ जाएगा तो क्या दिखेगा, देखो ये 4 × 3/8 KQ²/R², ये काट रहा होगा तो 3/2। तो FCA कितना आ गया, फोर्स ऑन C ड्यू टू A आ रहा है, ये इसको काट रहा होगा तो 3/2
के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। फिर सी भी निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, के क्यू वन की जगह पे रख रहे हैं ये 3/4 और Q2 की जगह पे भी 3/4 आर स्क्वायर बोले तो R/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 9/16 के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। 4 उचक के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 × 9/16 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये 4 इसको काट रहा होगा तो क्या हो जाएगा, 9/4 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्या के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को हम लोग एफ लिख सकते हैं? यस। तो यहाँ से देखिए ये क्या आ जाता, ये इसके द्वारा जो रहता वो आता 3/2f और ये आता 9/4f, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो इसके बाद क्या करना है, ठीक है, आपको नेट निकालना है। अब नेट देख लो दोनों में कौन बड़ा है, एफ सी ए बड़ा है या एफ सी बी बड़ा है। तो आपको दिख रहा होगा ये 3/2 है, मतलब 1.5 है, और ये कितना है, ये मोटा मोटी इसको काट रहा है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट समथिंग है, मतलब फोर्स ऑन सी बी इज़ ग्रेटर और एफ सी ए जो है वो कम है। मतलब सी बी जो है, सी बी क्या है, मतलब इस पर ये ज़्यादा धकेल रहा है रादर ये, तो नेट किधर ये जाएगा, इस तरफ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बी वाला जो फोर्स है सी पे वो ज़्यादा है, ठीक है। नंबर्स तो यही बता रहा है। तो एफ नेट क्या निकलेगा, एफ नेट निकलेगा, डायरेक्शन इधर की तरफ आएगा, ठीक है। तो 9/4f माइनस 3/2f, इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो 9/4f माइनस ये 4 कर दे तो 6f/4, 4 को कॉमन ले लें तो 3/4f। तो f नेट जो होगा सी पे लग रहा होगा वो 3/4f होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन कूलम्स लॉ पे जो है क्या बोल रहा है, इफ़ 2 चार्जेस +5 कूलम -3 कूलम आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ इतना, ठीक है। 5 कूलम चार्ज और -3 कूलम चार्ज के बीच का डिस्टेंस सेपरेशन दे दिया है 3 × 10⁻⁴ मीटर्स इन अ मीडियम। देखो ये हवा में नहीं रखा गया है, इसको मीडियम में रखा गया है, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी दे दिया गया है 10, मतलब जो रिलेटिव परमिटिविटी है ER वो कितना दे दिया गया है 10, या इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, K, ठीक है। ये कूलम कांस्टेंट वाला K नहीं है, इसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऑन एयर जो होता था वो क्या होता था, K Q1 Q2/r², ठीक है, जो कि K यहाँ पे कूलम्स कांस्टेंट था। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये D है और ये C वाला है। अच्छा, F मीडियम क्या होता था, तो याद कीजिए F एयर बाई K, वेयर K वॉज ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। F एयर का अगर वैल्यू हम लोग लिख लें K Q1 Q2 यहाँ पे सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन हम लोग को पता है अट्रैक्टिव ही होगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो K के जगह पे Q1 Q2/r² और यहाँ पे ये डाई इलेक्ट्रिक वाला K है, इसको मैं KD लिख देता हूँ, ठीक है। K के जगह पे 9 10 9, Q1 Q2 की जगह पे 5 कूलम और 3 कूलम, ठीक है। बाई r² बोले तो डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना था 3 × 10⁻⁴ का स्क्वायर, और KD बोले तो यहाँ पे जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कांस्टेंट दिया हुआ है दैट इज़ 10। तो F मीडियम जो आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ तक जो है पूरा एयर वाला बात है और बस वो डिवाइडेड है K से, KD से, डाई इलेक्ट्रिक वाला। तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 15 9 ज़ा 135 10⁻⁹, और इधर 3 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये 10⁻⁻⁴ है, उसका स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻8 हो जा रहा होगा, और ये 10 है, ठीक है। 9 इसको काटेगा क्या, 9 तो यहीं से कट जाता, 9 इसको काट देगा 15 बार में। तो ये क्या आ रहा है, देखो 15 × 10⁻, ये अगर ऑपरेट होगा तो ये पावर 1 है, तो ये -7 हो जाएगा, -7 ऊपर आएगा तो 9 + 7, तो 15 × 10⁻⁹ और 7
16 हो जाएगा, इतना न्यूटन फोर्स आ रहा है। तो मीडियम में फोर्स जो है वो कितना आ रहा है 15 × 10⁻16 न्यूटन का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका साइड LLL है, ठीक है, और चार्ज रखा हुआ है इसके वर्टिसेस पे Q1, Q2, Q3, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, Q के बराबर है। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q प्लेस्ड एट सेंटरॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंटरॉइड पे जो रखा हुआ है इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, सेंट्रॉइड पे जो फोर्स लग रहा होगा समझते हैं। देखिए सेंट्रॉइड एकदम बीचों बीच पॉइंट होगा, इसका दूरी ये वाला, ये दूरी और ये दूरी हर का सेम होगा। आपको समझ आ रहा है ये पॉजिटिव नेचर का है तो ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, ये भी पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा होगा और ये भी पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा होगा। मतलब अगर FBD बना है फोर्स का तो कैसे बनेगा, ये कुछ, ये फोर्स ऑन दिस सेंटरॉइड दैट इज Q ड्यू टू Q2। ये फोर्स Q पे Q1 के चलते हैं और ये फोर्स Q पे Q3 के चलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये L है तो ये कितना होगा, तो दिस इज L, तो हाउ मच दिस वुड बी। तो ये तो सब 60 डिग्री होता है तो ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये L है तो बीचों बीच वाला पॉइंट अगर हम लें तो L/2 होगा। दिस इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेस पता है, हाइपोटेनस निकालना है। बेस और हाइपोटेनस में रिश्ता कौन देता है, कॉस। तो cos 30 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस को हम डिस्टेंस कह रहे हैं, तो डिस्टेंस को भेज रहे इधर, डिस्टेंस कितना निकल रहा होगा L/2 cos 30, और cos 30 होता कितना है √3/2। तो डिस्टेंस कितना निकल जाएगा L/2 √3/2। 2 कट रहा है तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, देखिए L/√3। तो यहाँ से L/√3, ये भी L/√3 है, ये भी L/√3। तो सबका फोर्स तो सेम आएगा, सोचो क्यों, कि Q1 Q/r², F1 के द्वारा, 2 के द्वारा, 3 के द्वारा, क्या सब सेम आएगा, सोचो Q2 Q/r², के Q3 Q/r²। Q1 Q2 Q3 तो सेम है, तो F1 F2 और F3 मैग्नीट्यूड में सब सेम होंगे, एकदम मैग्नीट्यूड में सेम होगा। ये सब एक दूसरे तीसरे के सेम होंगे। अब यहाँ पे आप समझिए, ये दो वेक्टर अगर है, एक इधर और एक इधर, ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। और ये एंगल कितना होगा, सोचो ये एंगल कितना होगा, तो ये 30 है, ये भी 30 है, 30 60, तो ये कितना होगा 120। अगर ये 120 है तो ऊपर वाला भी 120 होगा। मतलब कि अगर इन दोनों का मैं नेट निकालता तो क्या निकलता, F नेट इज इक्वल्स टू, दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, a² + b² + 2ab cos θ। यहाँ पे a² F1 का स्क्वायर, मान लेते हैं ये F1 इसके द्वारा है, सॉरी इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, F3, और ये F2। ठीक है, तो 3 और ये F2, ऐसा लेट करके चल रहे हैं सर। ठीक है, F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 F3 का cos 120 डिग्री। cos 120 कितना होता है, -½ जब आप इस सब को खोलिएगा तो आपको क्या दिखेगा, ये क्या आ रहा है, F2 आएगा, नहीं तो F3 आएगा। ठीक है, F2 नहीं तो F3 आएगा, और जो कि बराबर होगा, मान लेते हैं सब जो बराबर है वो किसके है, F के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, F के। और ये बात डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड का है, जैसे ये 5 और ये भी 5, और अगर 120 डिग्री पे तो F नेट ये जो आएगा वो भी 5 आएगा, ये श्योर है, एकदम श्योर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आता, तो सर ये दोनों का नेट जो आता, ये भी F है, ये भी F है, तो यहाँ पे आएगा F। और जो हम लोग नीचे वाला F3 जो, सॉरी F1 जो होगा वो भी F के बराबर है। तो पूरा बात समझिए, ऊपर में F आ गया, नेट इन दोनों के चलते ऊपर में F। ठीक है, और नीचे में जो F1 के चलते हैं, F1 जो है सबका तो F के ही बराबर है, तो आपको दिख रहा है ये कट जाएगा, तो F नेट पूरा सिस्टम का कितना आ जा रहा होगा, 0।
तो हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, अगर ये क्वेश्चंस आता है तो कुछ कैलकुलेशंस करना है, ये सब दिखाना है और ये बताना है। और यहाँ से एक नोट बात याद कर लीजिए, क्या कि कोई भी सिमेट्रिक सिस्टम हो, चाहे ये हो चाहे स्क्वायर हो, है ना, हर वर्टिसेस पे सेम चार्ज रखा हुआ है और सेंटर पे अगर पूछ रहा है तो फोर्स नेट हमेशा ज़ीरो होता है। किसका? सिमेट्रिकल सिस्टम का। ठीक है, सिमेट्रिकल सिस्टम का। यहाँ पे हम लोग का जो एफ नेट आया वो कितना आया? 0। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू। और हाँ, एक और बात, अगर आपको कोई भी टॉपिक ना समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया है। और एक और बात, अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा हम लोग के लिए। ठीक है, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।